सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस अतर बिन, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। आज खुद नोटिस पर समाअत बुध को 11:30 बजे होगी। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा डिटेल में क्या डेवलपमेंट हुई है? देखें, ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया था उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से आज खुद नोटिस ले लिया गया है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है ये 3 रुकनी कमेटी थी जिसके अंदर ये मामला ज़ेर बहस आया था और उसके बाद ये फाइनली तौर पर जो है ये सामने आया फैसला कि आज खुद नोटिस इसके ऊपर लिया जाए। और हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज खुद नोटिस लेते हुए समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया है। बुध के रोज़ दिन 11:30 बजे 7 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस केस के ऊपर जो है समाअत करेगा। बेंच के हवाले से अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच की सरबराही करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर बिन, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे और बुध के रोज़ इसके ऊपर समाअत अहम समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया था और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान थे उन तमाम को वो भेजा भी गया था और उसी के पेश नज़र जैसे ही ये मामला चीफ जस्टिस के जो है नोटिस में आया, उन्होंने ज़राए के मुताबिक जो है अपने घर में तमाम उन 6 जजेस को जिन्होंने ख़त तहरीर किया था उन्हें तलब किया था, बुलाया था, उनसे जो है तमाम तर मालूमात भी ली और फ़र्दन मुलाकात भी की थी। और ये बाकायदा तौर पे जो एलामिया जारी किया गया था फुल कोर्ट के बाद उसके अंदर ये तहरीर भी किया गया था और देखा गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से फुल कोर्ट भी बनाया गया था और उसके ऊपर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनसे भी मुशावरत की गई थी। तो ये आज अहम डेवलपमेंट सामने आई है। चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर खुद नोटिस लिया है और 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध के रोज़ दिन 11:30 बजे इस अहम केस के ऊपर समाअत करने जा रही है। चीफ जस्टिस के नोटिस में ये मामला लाया गया था और जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी तरफ से जो ख़त तहरीर किया गया था उसके अंदर बहुत सारे जो पॉइंट्स थे, नुकात थे, वो उनको हसीब आप साथ ही रहेगा। हसन अस्करी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके सामने, तसद्दुक जिलानी साहब ने भी माजरत कर ली है और साथ ही साथ अब 7 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का बना दिया गया है। कैसे देखते हैं आप आज की डेवलपमेंट को? देखिए, जब एक बेंच बन गया सुप्रीम कोर्ट का जो इसको केस को अब देखेगा मामले को सारे, तो ऐसी सूरत में फिर जो जज साहब चीफ जस्टिस साहब के जिम्मे और रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब के जिम्मे जो जिम्मेदारी लगाई थी तो वो काम बेमाने हो गया था। तो उसकी वजह से उन्होंने सही फैसला किया है कि उन्होंने इससे अलहदगी का जो है बात कर ली है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगा और ज़्यादा मौजू जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि इसको देख सकता है और फिर फैसला कर सकता है कि इसका क्या किया जाएगा और किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तरीक़ाकार जो अब एडॉप्ट किया गया है ये पिछले से बेहतर है, लेकिन अभी इसमें बहुत से मराहिल हैं जिनसे ये मामला गुजरेगा। ठीक, हसन साहब आप साथ ही रहेगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज। उसी तनाजुर में अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बना है, इस 7 रुकनी लार्जर बेंच की इंक्वायरी की जो स्कोप होगी और अगर जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था उसकी जो इंक्वायरी की स्कोप है, इसमें आपकी नज़र में कितना डिफरेंस है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच, लार्जर बेंच, उस तरीके से इंक्वायर कर सकेगा जिस तरह से इंक्वायरी कमीशन इंक्वायर कर सकता है इस मामले को? देखिए, अब ये कानूनी और तकनीकी नुकात हैं, इनमें पड़े बगैर बुनियादी बात यह है कि जो जजों की कंप्लेंट है, जिन्होंने शिकायत की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए कि जजों की शिकायत दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। ये देखना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, उनकी शिकायत क्या है और उनकी शिकायत के जो मुल्ज़िम है उनको तलाश किया जाना चाहिए।
ख्याल है कि जो मुतालबा हो रहा था वकला की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट जो है खुद नोटिस ले इसका, तो वो उसको तस्लीम कर लिया गया, अच्छी बात है। और अब तसद्दुक़ जिलानी साहब तो माजरत कर गए, तो जाहिर है कि वो या रुकनी जो कमीशन था अब उसकी तो कोई गुंजाइश रही नहीं। मेरा ख्याल आप देखते हैं, तेज रफ्तारी से इक़दाम करने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए और जो मुजरिम है उनका तयन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उनको क्या सजा दी जाए और आगे से कैसे इसका सूरत हाल जो है उसको संभाला जा सके। ठीक, शामी साहब, और आपकी नज़र में फौरी तौर पर 7 रुकनी या 9 रुकनी या जिस तरह अभी बेंच बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, वो बेंच बनाने की बजाय इंक्वायरी कमीशन की तरफ पहले फैसला किया गया, अब बाद में लार्जर बेंच बनाने का सोचा गया और अब वो तश्कील दे दिया गया है। ये जो डिसीजंस में डिले हुआ है, आप इसको क्यों, इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, उसकी वजह जाहिर है कि कुछ तो कन्फ्यूजन है और यहाँ हमारे यहाँ तो देखना हर मामला जो है मुतनाज़ा हो जाता है और एक इख्तिलाफ राय भी मौजूद रहता है, तो उसकी वजह से तो मेरा ख्याल मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो बजाय इसके कि ये मामला किसी रिटायर्ड जज के हवाले किया जाए तो बेहतर है सुप्रीम कोर्ट खुद उसको डील कर ले। और सुप्रीम को इसको इंक्वायरी करनी जो है, इंक्वायरी क्या करनी है, इंक्वायरी ये है कि शिकायत की गई है, दबाव आया है, मुदाखलत की गई है, तो उसका तयन होना चाहिए। तो मैं ख्याल लंबी चौड़ी बहस में तो पढ़ने की बजाय इक़दाम करना चाहिए। ठीक, हसन साहब, आप क्या समझते हैं इंक्वायरी कमीशन जिस तरह से इस मामले को डील कर सकता था, जिस तरह से खास तौर पर इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्वायरी कमीशन कर सकता था, इसी तरह ये जो लार्जर बेंच है क्या उस तरह से ये मामले को इंक्वायर कर सकेगा? देखिए, आप ये बात सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं छोड़ते? बात ये है कि आपको किस तरह पता है कि ये इंक्वायरी जो ये करना चाहता था, जिससे हुकूमत ने इंक्वायरी की थी, वो तरीकाकार बेहतर था। मामला जुडिशरी का है और इसको जुडिशरी ने ही हल करना है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑल पावरफुल कोर्ट होता है। हसन साहब, हमारे साथ अभी ना एक माहिर कानून मौजूद थे। बेसिकली ये उनका पॉइंट था कि इंक्वायरी कमीशन जिस तरीके से इंक्वायरी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ उन्हीं का एक पॉइंट है जो कि आगे लेकर चल रहा हूँ। सिंपल है, एक कानूनी मामले पर आप जानते हैं मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, तो ठीक है, उनकी एक राय है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो सिंगल रिटायर्ड जज की इंक्वायरी थी वो तरीकाकार बेहतर था, वो अपनी राय है। लेकिन ये देखिए, पाकिस्तान में ये केस बड़ा यूनिक किस्म का केस है, इससे पहले इस किस्म का मामला नहीं उठा है और क्योंकि इसका ताल्लुक जजेस से है तो ये अब इस बेंच पे है कि इसको आगे किस तरह चलाएंगे, वो क्या इसको किस तरह इसको देखेंगे। ये तो जब केस शुरू होगा, इस पे आर्गुमेंट बनेगी, तब हमें पता लगेगा किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये बेहतर है कि जो जुडिशरी खुद ही इस मामले को आगे चलाए, क्योंकि अगर देखा जाए जो आइन है उसमें जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी या जुडिशरी की शिकायत जो जजेस को हो या जजेस से मुतल्लिक हो, वो शिकायत के लिए जो मैकेनिज्म है वो मुकम्मल तौर पर जुडिशरी के नीचे है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुकम्मल तौर पे जुडिशल सिस्टम है। तो उसी के तहत अब ये मामला आगे चलेगा। इस पे राय मुख्तलिफ हो सकती है और वो बिल्कुल होती है कानूनी चीज़ों पर, लेकिन अब हम देखेंगे कि मौजूदा तरीक़ेकार से हमें क्या नतायज हासिल होंगे, क्योंकि इसमें इंक्वायरी का इशू कम है। इसमें देखना तो सिर्फ ये है कि जो शिकायत की गई है उसकी बुनियाद पर क्या इकदाम और किस तरह किए जा सकते हैं और इस मामले को किस तरह निपटाया जा सकता है। ठीक है, हसन साहब साथ ही रहेगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। आज ये जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो कितना इफेक्टिवली इस मामले को इनकार कर सकेगा? देखिए, जो डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मुझे अभी तक पता चला है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने रिज़ाइन कर दिया। जी, उन्होंने माजरत कर ली है। माजरत कर दी है और ये भी कहा है कि वो जहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा गया तो वो क्या कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ कही उन्होंने। अब ये चीज़ आप अब सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकेगी इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सो मोटर नोटिस लेंगे तो वो क्या कार्रवाई कर सकेंगे। वो ज़्यादा वो किसी को बुलाने की नोटिस दे सकते हैं, वो जिन हजरात
के खिलाफ शिकायत है और वो सर ये बेसिकली सुओ मोटो तो उन्होंने ले लिया और 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो भी तश्कील दे दिया गया है इस वक्त तक। साथ ये भी अपडेट्स हैं और अब बुध को समाअत होगी 11:30 बजे। जी समाअत तो होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो केस बनता ही नहीं है ना, ये चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना था ये जी। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर कर लिया, तो अब उनको वो बुलाएंगे लोगों को अपने सामने इंक्वायरी करने के लिए। तो अगर इंक्वायरी करने के लिए उन लोगों को बुलाएंगे तो वो तो नहीं आएंगे। वो जब नहीं आएंगे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नोटिस भेजेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक सेक्शन ऑफिसर आके खड़ा हो जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा, तो क्या जवाब देंगे वो? तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें तो कार्रवाई सिर्फ हो सकती थी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद नोटिस दे इन डेवलपमेंट्स का, और वो एक किस्म का जिससे मिसकॉन्डक्ट समझे इन जजेस का, और कि आपने लेटर दिखा और एक किस्म का इन अ वे इनडायरेक्टली मिसकॉन्डक्ट, और फिर वो इंक्वायरी करना शुरू कर दे। फिर तो उसको कंप्लीट पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 210 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कंप्लीट पावर्स हैं। वो मुल्क में किसी शख्स को किसी वक्त ही बुला सकता है और कोई भी डॉक्यूमेंट को समन कर सकता है। बजाय उसके करने के बजाय ये सब इधर से उधर से बातें हो रही हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इट विल बी ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन शाइक उस्मानी साहब, बहुत सारे हमारे साथ माहिर कानून ऐसे रहे हैं पिछले 4-5 दिन में जिनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो मामला है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो जजेस हैं अगर उनके खिलाफ कोई केस आता है तो सिर्फ उसको सुनना है। ये मामला डायरेक्ट ये था कि जो जजेस हैं इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये अपना मामला भेजते सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनता। जी नहीं, देखिए किसी जज का इस तरह से एक लेटर लिखना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी के खिलाफ शिकायत करना, ये मेरी नज़र में तो एक किस्म का इट कैन बी ट्रीटेड एज ए मिसकॉन्डक्ट, और इसको मिसकॉन्डक्ट ट्रीट करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है। मकसद पूरा हो जाएगा, इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक। और शाइक उस्मानी साहब, जो इंक्वायरी कमीशन था, जुडिशल कमीशन, सद्दुक जिलानी साहब ने अब जिसको हेड करने से माजरत की है, आपकी नज़र में अगर वो भी चलता रहता तो क्या उसकी स्कोप ज़्यादा होती इस 7 रुकनी लार्जर बेंच की निस्बत? नहीं, देखिए उसका तो बेकार था। वो जो काउंसिल जो बनाई थी इन्होंने कमीशन, वो तो बेकार था। वो उसका कोई नतीजा होता ही नहीं, बरामद ही नहीं होता, क्योंकि वो तो पावरलेस होती, ना किसी को बुला सकती, ना किसी का एविडेंस ले सकती, तो फायदा क्या था उसका। और अब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इसको खुद टेकअप नहीं करती, अब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बन गया है, ऑब्वियसली यही टेकअप करेगा, समाअत भी हो रही है, अब इसके अलावा आपकी नज़र में क्या ऑप्शन था? मैं बता तो रहा हूँ आपको, आपने सुना नहीं, मैंने अब ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये नोटिस जो है, ये जो लेटर लिखा गया है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया जी, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेंबरान हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं, और वो इस लेटर को जो उन्होंने लिखा था उसको जजेस का मिसकॉन्डक्ट तस्वर करके, जो कर सकते हैं वो, क्योंकि एक जज को जेब नहीं देता कि वो इस किस्म का खत लिखे, मिसकॉन्डक्ट उसको तस्वर करके उनको वो इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दें, वो कर सकते हैं इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दें, उससे जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। जब इंक्वायरी होगी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पूरी पावर्स हैं कि वो किसी को भी बुला सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट समन कर सकती है। हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आप शाइक उस्मानी साहब की बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जुडिशल कमीशन एक तो बनाया गया था उसकी भी कोई स्कोप नहीं थी, और ये जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है इसकी निस्बत अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका मामले को देखती तो वो इफेक्टिव होना था। आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि ये जो खत जो गया था ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गया था, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको टेकअप कर सकती थी। इस मामले को हैंडल करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं जिसपे इख्तलाफ राय वकला में मौजूद है, क्योंकि जब ये पहली खबर आई थी कि ये खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गया है, उस वक्त वकला में भी यही राय थी। कुछ का ख्याल था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे, और कुछ का ख्याल था कि ये सुप्रीम कोर्ट को मामला उठा लेना चाहिए। माजी में भी एक दफ़ा से ज़्यादा ये हुआ है कि बात सुप्रीम कोर्ट को गई, फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपील कर दी, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो टेकअप कर लिया। तो मेरा ख्याल ये है कि अब आपको ये सुप्रीम कोर्ट ही पे छोड़ना पड़ेगा कि ये किस फोरम को किस तरह इस्तेमाल करके इस मामले को तय करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ये इशू मेरा ख्याल है जजेस मिसकंडक्ट में तो शायद ना आए, लेकिन इसमें मसला सिर्फ ये है
कि जिस अदारे का नाम लिया गया है उसका वजन पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा है कि वो किस हद तक इस मामले को बतरीके हसन हल करेंगे। शामी साहब, जिस तरह से शाइक उस्मानी साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेन गई है, अब इस 7 रुकनी बेंच के सामने उनको बुलाया जाएगा, यकीनी तौर पर वो पेश नहीं होंगे, फिर उसके बाद वजारत को लिखा जाएगा, बुलाया जाएगा, उसके लोग आएंगे और आकर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दे देंगे, लेकिन इससे हासिल जमा कुछ नहीं होगा। देखिए, आप क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है, अब तो बाकी बातें तो सामने हो गई है ना। अब वो किसको बुलाएगी और किसको कौन पेश होगा, कौन पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा अदालती अदारा है, तो कैसे कोई उससे यानी ताउन करने से इनकार कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अब मामला हमें सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ना चाहिए। जो भी मुनासिब इक़दाम होंगे वो वहाँ किए जाएंगे और सारी बहस व तमीज़ भी वहीं होगी। उससे बाहर बैठकर हम कोई फैसला कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। और हसन साहब, दूसरी जानिब जब ये मामला स्टार्ट हुआ, 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया, उसमें और जो शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला था जो 2019 में सामने आया तकरीबन, उसमें और इस मामले में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, मामले में बहुत फर्क है। जो वो अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है कि वो उसको रेफर करेगा कि नहीं करेगा। मामले में फर्क ये है कि एक जज और 6 जज में बड़ा फर्क होता है, और जो नौयत थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने एक शिकायत की, 6 जजेस ने शिकायत की, और जो पब्लिक डिनंसिएशन का सिस्टम जो हमें शौकत सिद्दीकी वाले केस में नजर आया था वो यहाँ हमें नजर नहीं आया। तो दोनों सेपरेट केस हैं और सेपरेटली ट्रीट हुए हैं। शौकत सिद्दीकी साहब वाला मसला तो हल हो गया है, ये मसला अभी बाकी है, जिसको बिल्कुल ये सही बात कही गई है कि इसको अब सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट आपकी आखिरी कोर्ट है वो, और वही अब फैसला करेगी कि इस मामले को किस तरह आगे चलाया जाए। क्योंकि ये एक गैर मामूली वाक़ा इसलिए है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इससे पहले इस किस्म की सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी। तो जब नई सिचुएशन पैदा होती है तो उसके लिए आप नए रवायात और नए रास्ते क्रिएट करते हैं। तो अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस नई सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेगा ताकि इस किस्म के वाक़यात जो हैं आइंदा न हो सके। हमें मुस्तकबिल का सोचना है, माजी में खोए नहीं रहना। ठीक। राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। राजा खालिद साहब, आप तो पहले दिन से इस बात पे एग्रीड थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत नहीं लिखा जाना चाहिए था, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको टेकअप कर लिया है और 7 रुकनी लार्जर बेंच भी बना लिया है। अब कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? जी, मैं फिर दोहराता चलूं कि मैंने पहले भी कहा, और जो खत के मंदरजात हैं उन्हें अगर गौर से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ना तो एडवाइजरी बॉडी है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और ना ही कोई सुपरवाइजरी बॉडी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैंडेट इतना होता है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो इस हद तक की होती है कि वो जज के कंडक्ट को देखे और किसी को मिसकंडक्ट की बुनियाद पर सजा दे, उसके इम्पीच करे, उसे रिमूव करे, डिसमिस करे, वट। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखना मेरे ख्याल में ये रॉन्ग फोरम था। और खत के अंदर जो बड़ी अजीब सी बात है, पूरा आप खत पढ़ लें, कतन ये नहीं कहा गया कि हमारे इल्जामात की इंक्वायरी करवाई जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कहा गया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो इल्जामात लगाए थे उनके इल्जामात की इंक्वायरी करवाई जाए। और साथ ये है कि जो उनका पैरा, इस लेटर का पैरा 11 है, जहां पे इस्तदा की गई जो प्रेयर क्लास है इसकी, उसमें कहा गया कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। जुडिशल कन्वेंशन बुला के यानी एक जलसा आम की सूरत अख्तियार कर ले, वहां पे इल्जामात का अंबार हो, सबूत हो ना हो, आप इल्जामात लगाएं, अदारे अदारों के साथ टकराएं, अदारे अदारों के सामने खड़े हों। तो मेरे ख्याल में जो इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही दानिशमंदाना उनका इकदाम था, वो चूंकि मशावरत के असूल पे यकीन रखते हैं, उन्होंने सारे जजेस को बुला के तो एक मीटिंग की। 2 दिन वो मीटिंग होती रही। उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है मुल्क पाकिस्तान के मियां शहबाज शरीफ, उन्हें बुला के तो उनके साथ मशवरा करते हुए पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन तश्कील दिया जाए, और उसके लिए भी एक बड़े मोतबर नाम तजवीज़ किया गया था, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का।
तो वो चूंकि एक कार्नर से शायद लोगों की तशफ़ी नहीं हुई थी, अदम तशफ़ी और अदम तसल्ली का इजहार था। पीटीआई के लोग, मैं जिसका मुनासिब नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मैदान में कूद के, वो चूंकि ये मामला पॉलिटिसाइज हो गया था, ये उसे पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहिए था, चूंकि ये इंटरनल मामला है जुडिशरी का, तो उसे सियासी तौर पे देखा गया, सियासी रंग दिया गया, जिसके नतीजे में और कुछ वकला ने एक बड़ी तादाद में, कोई 300 की तादाद में खत भी लिख दिया कि जी अंडर आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई की जाए, सो मोटो नोटिस लिया जाए। आज सो मोटो नोटिस ले लिया गया, तो अब ये बुध को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी प्रोसीडिंग किस तरह से आगे चलाती है, क्या करती है सुप्रीम कोर्ट। ये जाके बुध को सारी बात क्लियर होगी। जजेस के पास अगर कोई सबूत मौजूद है वो लेके कोर्ट में जाएंगे, वहां पे साबित करेंगे। अगर नहीं साबित कर सके तो उन्हें अंदाजा है कि उसके नताइज क्या होंगे, और अगर साबित कर पाए तो जिन पे इल्जामात हैं तो उन्हें भी अंदाजा है कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं। ठीक, अच्छा राजा खालिद साहब बताइएगा कि ये जो जुडिशल कमीशन था सिंगल रुकनी, तसद्दुक जिलानी साहब ने तो माजरत की है, क्या आपको लगता है कि अभी भी शायद किसी और जज साहब से इस बात की जाए और वो मान लें इसकी सरबराही में, और जुडिशल कमीशन भी और ये जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है 7 रुकनी, ये भी दोनों पैरेलल इस पर काम करें? में ऐसा नहीं होगा, पैरेलल नहीं करेंगे। ये परसों बुध को ये जाके बात क्लियर हो जाएगी। तसद्दुक जिलानी साहब ने तो ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया, इस सो मोटो नोटिस के नतीजे में फिर उन्होंने माजरत कर ली, तो वो तो उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। अब ये जाके तो बुध को बात क्लियर होगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसकी प्रोसीडिंग करता है। इम्पोर्टेंट दिन है परसों का, तो अगर सुप्रीम कोर्ट खुद समाअत करता है, खुद इंक्वायरी करता है, तो इससे पहले एक नज़ीर हमारे सामने मौजूद है जो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंक्वायरी की और सारे सबूत वहां पे जमा किए गए थे, तो वो उसी नेज पे अगर चलते हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी वेडनेसडे को। ठीक, और राजा खालिद साहब हमारे साथ कुछ ही देर पहले शाइक उस्मानी साहब मौजूद थे, वो उनकी नज़र में ना तो ये 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का उस तरह से इफेक्टिव हो सकता है, ना ही जुडिशल काउंसिल या जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था वो उतना इफेक्टिव हो सकता है। वो समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुद ही ये मामला टेकअप करना चाहिए, और जो जजेस ने ख़त लिखा है, चूँकि उन्होंने ये लिखा है कि प्रेशर था, प्रेशर पर कुछ फैसले अगर करवाए गए हैं तो उसमें जजेस को मिसकंडक्ट के अंडर देखा जाए, उनकी जाँच पड़ताल की जाए, फिर ऑटोमेटिकली जो लोग प्रेशर उन पर डाल रहे थे वो भी इंक्वायरी की जद में आएंगे। देखिए ना, बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैंडेट देखना होगा कि अंडर आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों कंस्टिट्यूट की गई, उसके क्या, उसके पैरामीटर्स, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, उसका दायरा अख्तियार क्या है। उसमें कतन ये नहीं है कि वो तो कोई रेफरेंस जाएगा उसके पास, किसी जज के हवाले से कोई शिकायत जाएगी, किसी जज के हवाले से, किसी अदारे के हवाले से शिकायत की बात नहीं है वहां पे। वो सिर्फ जजेस की जो इम्पीचमेंट है, जजेस का जो मुआखजा है, जजेस का जो कंडक्ट है, उसे देखने के लिए, उसे प्रोब करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कायम की गई। उसका ये अख्तियार नहीं कि वो कोई गाइडेंस प्रोवाइड करे या किसी अदारे के खिलाफ वो इस तरह की बात कर सके। उसके लिए जो इंक्वायरी कमीशन है, जो एक्ट बनाया गया, ये इसकी एम्बिट में इस तरह के मामलात आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये दायरे अख्तियार है कि वो अदारों के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे, ये उसके एम्बिट में नहीं आता। हर अदारे की अगर कोई सपोज है इस तरह का मामला, तो इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट फिर उस अदारे को भेज सकता है कि आपके फलां लोग उनकी ये रॉन्ग डूइंग है, ये गलत किया उन्होंने, तो इनके खिलाफ आप डिपार्टमेंटल कार्रवाई करें। वो अपनी सिफारिशात मुरतब करके भेज सकता है। ऐसा ही इस कमीशन ने भी करना था, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अपनी सिफारिशात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजती है कि जी ये फलां जज का मिसकंडक्ट साबित हो गया, जिस तरह भी आपने देखा होगा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी केस में। जी। ठीक, अच्छा राजा खालिद साहब, साथ ही जिस तरह आपने पैनमा पेपर्स की भी बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो लार्जर बेंच है, इसके अंडर अब इंक्वायरी की स्कोप क्या है, किस हद तक या किस लेवल तक इंक्वायरी की जा सकती है? देखिए ना, मैंने पनामा केस का आपको बताया कि उन्होंने एट लेंथ उसे इंक्वायर किया था।
ये मामला तो इतना वो डेप्थ वाला नहीं है। तो कुछ वाकयात उन्होंने लिखे कि हमारे भाई को अगवा किया गया, मेरे रिश्तेदारों को प्रेशराइज किया गया, घर में कैमरे लगाए गए, कैमरे लगाए गए, ये सारी चीजें। वैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो ये है पाकिस्तान का आम लेमैन भी वो समझता है कि अगर उसके साथ कोई हादसा हो, कोई वाकया हो, तो उसे क्या करना चाहिए। वो फौरन उस मुतलका थाने में जहाँ पे उसकी रिहाइश है, जहाँ ये ऑफेंस कमिट हुआ, वकूआ हुआ, वहाँ रिपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया। ये आम बंदे को पता है। तो जजेस तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जूरिस्ट होते हैं, उन्हें तो पता होता है कि अवेलेबल है। वो सबूत के तौर पे वो FIR इस वक्त साथ लगी होनी चाहिए थी इस लेटर के। और फिर जहां तक कैमरों की बात है, तो वो जज साहब भी इंक्वायरी करवा सकते थे कि ये मेरे लिए लगाए गए या मुझसे पहले जो रहता था उसके लिए लगाए गए। अगर लगाए गए हैं, किसने लगाए, इंक्वायरी की जा सकती थी। और मामला 2022 और 23 के हैं, तो एक अरसे के बाद ये याद आया। ये भी और तीसरा, राजा खालिद साहब, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उनके थ्रू एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाई जा सकती थी, लीगली की जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की जा सकती थी। दूसरा, आपके पास अख्तियारात मौजूद हैं, आप हेल्पलेस लोग नहीं हैं। आर्टिकल 204 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन का रिगार्ड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जी, कंटेम्प्ट में आप बुला सकते थे कि जी आपने तौहीन अदालत की, आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश की, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। तो लिहाजा दूसरे दिन ही आप कोर्ट में बुला के जो भी आप समझते हैं कि जिसको भी मोर्द इल्जाम ठहराते हैं, उससे पूछा जा सकता था, उसके हवाले से लिखा जा सकता था, कोई फैसला दिया जा सकता था। क्योंकि चीफ जस्टिस को अप्रोच करना, देखिए चीफ जस्टिस के जो जुडिशल पावर्स हैं वो वही है जो आम किसी नए जज के हैं। आज जो जज अपॉइंट होता है, ओथ लेता है, उसके भी वही पावर्स हैं जो काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पावर्स हैं। और न्यूली अपॉइंटेड जो जज है, मेरे ख्याल में आखिरी अपॉइंट हुए नईम अफगान साहब बलूचिस्तान से, उनके अख्तियारात भी वही हैं। सिर्फ ये है कि जो चीफ जस्टिस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो उसके पास, वो इंतजामी सरबराह होता है उस कोर्ट का। जी, रोस्टर मैनेजर हैं जजेस के। जी, वो आपने बाकी चीजें मैनेज करनी होती है। बाकी अख्तियारात आपके पास भी वही हैं जो चीफ जस्टिस के हैं। तो आपने तौहीन अदालत में किसी को क्यों नहीं बुलाया, आपने मुतलका थानों में या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी उन्हें अप्रोच क्यों नहीं किया। तो ये तो फिर इस तनाजुर में तो राजा खालिद साहब, ये जजेस पर खुद भी क्वेश्चन उठेगा। फिर वही बात मिसकंडक्ट वाली हो गई कि अगर आपने ऑथ ली है कि आप किसी प्रेशर में नहीं आएंगे और आप फिर प्रेशर में आके आपने किसी ना किसी तरीके के डिसीजंस भी दिए हों, और फिर अब आप इतनी देर के बाद एक लेटर लिखते हैं जिसमें ये कहते हैं कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, और जो एक पिछले जज साहब का वाकया था उनके मामलात की हद तक ही आप कहते हैं कि इनको इंक्वायर किया जाए। देखिए, इससे पहले तो ये होता रहा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानून से सुना, कोर्ट में बैठे हुए ऑब्जर्व किया कि अगर किसी जज साहब को अप्रोच किया गया, कि किसी बंदे ने जाके अप्रोच किया कि मेरे केस में ऐसे कर दें, तो उसने नेक्स्ट डे ही, एक तो ये किया कि इनडायरेक्ट ही करते हैं अप्रोच वैसे, तो उसने नेक्स्ट डे ही रिफ्यूज कर दिया जी कि मैं इस केस की समाप्त नहीं करना चाहता। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।